नमस्कार, मैं हूँ इरफान बिल्कुल सर। शेख और आप देख रहे हैं जस्ट टॉक विद इरफान। आज हमारे साथ डीएसपी तिहाड़ अजय भाटिया साहब हैं। अजय जी का एक बहुत ही रिच एक्सपीरियंस है, खास तौर पे यंग लोगों के साथ डील करने में, उनको क्राइम से अलग करने में और मोटिवेशनल वर्क में ये बहुत आगे रहे हैं। और अंदर से ये एक जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने बहुत सारे कलेक्शंस किए हैं, सालों साल अखबारों पे पैनी नज़र इन्होंने रखा है, सोसाइटी के मूड को इन्होंने समझा है। तो एक ऐसा ज़बरदस्त कैरेक्टर है, जो जहाँ पे कुछ नहीं होता है, वहाँ पे भी ये बहुत सारी चीज़ें निकाल देते हैं और कई रिकॉर्ड इन्होंने कायम किए। बहुत-बहुत शुक्रिया अजय भाटिया साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड इरफान साहब, ये मेरा सौभाग्य है कि आज आपसे मुलाकात हुई और आपने समय निकाला और मुझ जैसे छोटे से आदमी के इतना आप मान दे रहे हैं। मैं यकीन मानिए, मैं सोच ही नहीं सकता कि आज आपने मेरा दिन बना दिया यार। कल आपसे बात हुई, बहुत अच्छा लगा, जी, बहुत देर तक सोचता रहा और सच मानिए कि आपका ये ओम वाला आइडिया आपके मुंह से निकला और मेरे दिलो दिमाग पे दोनों पे छाया हुआ है। जी, जी, जी। मैं इसको मरते दम तक नहीं भूलता कि इतना आइडियाज तो देखिए समाज में बहुत सारे हैं, मगर बहुत अच्छे निकालना और उसको एवरग्रीन बना देना बहुत कम लोगों के में ऐसे हो सौभाग्य होता है। जी, जी अजय जी, एक्चुअली ओम द पीस का जो आइडिया आया था, ये उस वक़्त आया था जिस वक़्त अ, ओबामा साहब अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट थे और उसी दौरान मोदी जी की भी बात हो रही थी ओबामा साहब से। और ये दोनों मिल कर के पूरे विश्व में जिस तरीके से टेररिज्म फैल रहा है, उसको किस तरीके से कम किया जाए, उस चीज़ को कैसे एंटीडोट किया जाए, तब मेरे दिमाग में ये आया था कि ये 2 व्यक्ति मिले हैं। एक का नाम है ओबामा, जो ओ से स्टार्ट होता है, एक का नाम है मोदी, जो एम से स्टार्ट होता है। तो हमने दोनों को मिला करके ओम बना दिया और ये दोनों व्यक्ति किस चीज के लिए काम कर रहे बहुत हैं? अच्छा। पीस लाने के लिए काम कर रहे हैं, यानी टेररिज्म का, बिल्कुल हेट सही। का एंटीडोट करना चाह रहे हैं। तो ये किताबें जो जो हमने लिखी, आई विल गिफ्ट इट टू यू, ये स्कूलों में बहुत बटा है, कॉलेजों में मेरे बहुत बटा सौभाग्य है। की बात है मेरे। जी, अजय अच्छा, जी, मैं बहुत आपसे ये अच्छी बात सवाल है सर। पूछना चाहता हूँ कि आप इतने समय से बिहार में हैं, वहाँ के सारे कामकाज को देख रहे हैं, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से आप जुड़े हुए हैं। आपको क्या लगा कि जो युवा पीढ़ी ज़्यादातर क्राइम में क्यों आ रहे बहुत अच्छा सवाल है इरफान साहब, बहुत अच्छा। यकीन मानिए, मैंने तिहाड़ सर्विस ज्वाइन की अराउंड 1991 में। जी, 90 में या 91 से ज्वाइन किया मैंने। जी, और शायद एक डेस्टिनी थी जो ले गई, क्योंकि उससे पहले मैं अपना कैरियर किसी और फील्ड में बनाने के लिए बड़े 7-8 साल से प्रयासरत था और बहुत शिद्दत के साथ लगा हुआ था। जी, यूपीएससी तक ट्राई किया था और जी, जहां काम कर रहा था वहां पे विद इन ऑफिस भी रहते हुए बहुत चांस मिलने के बाद भी सक्सेसफुल नहीं हो रहा था। जी, और आप विश्वास करेंगे कि यहाँ जब किस्मत का सितारा चमकना था, जी, तो 90 में आप देखिए कि 1000 लोग थे उस टाइम शायद ये क्लियरेंस एग्जाम देने वाले जी, फिजिकल में। जी, उनमें से 10 लोग सिलेक्ट हुए और 10 में 7वां नंबर मेरा था। ओके, और एक बड़ी ही अजीब सी बात हुई थी, मैं आपको आज भी बताता हूँ। आप कहीं पे भी देखिए, जाके देखते होंगे, जब फिजिकल पैरामिलिट्री और मिलिट्री या पुलिस वालों के होते हैं, मेडिकल एग्जाम्स होते हैं या फिर जी, फिजिकल फिटनेस होते हैं, तो उसमें चेस्ट एक मेजरमेंट का स्टेप रहता है जी, कि आपकी चेस्ट मेजरमेंट रहेगा। तो जी, जैसे ही वो मेरी चेस्ट का मेजरमेंट कर रहे थे, तो नेक्स्ट स्टेप था कि भाई चेस्ट को आपको हवा भरना है, फुलाना है और छाती को फुला करके आपको अपना मेजरमेंट देना है। जी, आप हैरान रहेंगे कि जैसे ही मैंने चेस्ट को फुलाने की कोशिश की, वो फीता टूट गया। जी, जी, इतना मजबूत फीता होता है, आप देखिए। और मैं जी, उस टाइम वहां बार पे खड़ा हुआ हैरान हो रहा हूँ। मैं कहा यार जी, फीता टूट गया यार, ऐसा तो इतना मजबूत होता है। आप देखिए कि वो मेजरमेंट करने वाले जो टेलर वगैरह के पास फीते रहते हैं, वो आसानी से टूटने वाले नहीं होते हैं। जी, जी, तो मुझे बस वहीं से लगा कि यार अजय कुमार, जो तुम्हारी लाइफ का एक बैरियर था, वो हाँ, आज यहाँ से टूट गया, हट गया एब्सोल्युटली, और एब्सोल्युटली, स्टार्ट करना है।
और वहां से जब मैंने शुरू किया तो मैंने भी जब ज्वाइन किया, तिहाड़ में गया जब अंदर सर्विसेज में, तो बड़ा ही अजीब सा मंजर था, बहुत अजीब था। मतलब मुझे ये लगना शुरू हुआ शुरू में कि यार मैं ये जॉब में क्यों आया हूँ, किस लिए आया हूँ, क्या काम है मेरा, मैं ऐसे तो टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। तो यकीन मानिए कि जो 2-4 साल मैंने काम किया और उसके बाद धीरे-धीरे स्टडी किया, 19 से लेके 98 तक 7-8 साल मैंने जब काम किया, उसके बाद मेरे को एक चांस मिला एडोलसेंट प्रिजनर्स की जेल में जाके काम करने का, जी, जो कि हमारे 18 से 20 साल तक के जो युवा बच्चे हैं, जी, उनके बीच में जाने का मुझे बड़ा सौभाग्य मिला। और वहाँ पे जो था ना वो थोड़ा-सा जो प्रेशर था एक जेल में, जो तनावपूर्ण जो जीवन होता है, जी, वो वहाँ पे कम था, खुशनुमा माहौल था। और जो बच्चे थे उनका मैंने प्रॉपर जब स्टडी किया तो आप भी हैरान रह जाएँगे सुन के जी, कि ज़्यादातर जो बच्चे हैं 18 से 20 साल तक के, जी, जो 18 से पहले के होते हैं वो सब एडोलसेंट जुवेनाइल कोर्ट में रहते हैं, जो सोशल राइट, वेलफेयर डिपार्टमेंट चलाता है। जी, 18 से 20 साल तक जो होते हैं वो बेसिकली जुडिशियल कस्टडी में आए रखे जाते हैं। तो जी, ये एक मैंने वहाँ जो स्टडी की तो पाया कि जो ज़्यादातर बच्चे हैं, आज जी, भी देखिए आज हमारी जो एडोलसेंट प्रिजनर्स की पॉपुलेशन है, 16,000 से करीब-करीब 1100 के करीब बच्चे हैं एडोलसेंट्स, जी, जो 18 से 20 साल के हैं आज भी। जी, जी, अच्छा, इनमें ज़्यादातर जो हैं वो सब स्लम एरिया से या बिलो पॉवर्टी लाइन से हैं, एरिया जी, से हैं, जिसे हम कह सकते हैं। और ज़्यादातर में अनपढ़ या कम पढ़े लिखे लड़के ज़्यादा हैं, जो कि शायद चौथी 5वीं क्लास तक पढ़े हैं या ये हैं, जी, या कहीं घरों से भाग के आ गए या जो भी है। अ, और या फिर स्लम एरिया से हैं। स्लम एरिया का देखिए आप सबसे बड़ी बात ये है कि जो बच्चा अ, 16 साल तक या 17 साल तक बिल्कुल अंधकार में जीवन में रहा, नरक में रहा, जिसे झुग्गियों का एरिया कहते हैं हम। जी, अगर उस क्राइसिस में रहा तो उसके मन में ना जो उसकी इच्छाएं होती हैं एक बच्चे के, कुछ पाने की, कुछ हासिल करने की, वो सारी की सारी जो है, वो उसको लगता है कि मैं अगर छीन सकता हूँ, और उसके पास ना तो एजुकेशन होती है। इत्तेफाक रखेंगे कि झुग्गी एरिया में कोई भी शहर वाला जाके रहने, आप और हम नहीं जाते हैं, जी, जितने भी माइग्रेंट्स हैं दूसरी सिटीज के, वो वहाँ आते हैं और वो किसी तरह से अपना वहाँ जीवन गुजर बसर चलाते हैं। माँ-बाप जी, अनपढ़ होते हैं या कम पढ़े लिखे होते हैं, जो भी है। तो वो जो जी, बच्चा जब 16-17 साल अभाव में जीवन में जीता है, जी, तो उसके सामने सिर्फ एक ही रास्ता होता है, चेन स्नैचिंग का, मोबाइल स्नैचिंग का, बाइक स्नैचिंग का। तो वो ये ऐसे छोटे-छोटे क्राइम करते हैं। और यही एक आज के डेट में समाज में एक ट्रेंड चल पड़ा है। बड़े-बड़े जो गैंगस्टर हैं वो हैं, और इन्हीं को टारगेट बना के, इन्हीं लोगों को उठा के और जी, आगे इनसे क्राइम करवा रहे हैं, 16 साल वाले से, 17 साल वाले से। तो ये एक बहुत भयानक स्थिति है जी, थोड़ा-सा, कि अगर हमने इन बच्चों पे काम नहीं किया, जी, तो आ कि जो पढ़े लिखे बच्चे होते हैं, जो कॉलेज के बच्चे होते हैं, जो लोग काम कर रहे होते हैं, वो लोग भी पढ़े लिखे लोग भी, ये तो स्लम्स की बात आपने कही, समझ में आया। लेकिन जो पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो लोग भी क्राइम में आ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा मैं आपको 2 महीने पहले की एक स्टडी बताता हूँ, 2 महीने पहले, ज़्यादा पीछे नहीं जा रहा हूँ। सिर्फ 2 महीने पहले मैं एक कुछ और स्टडी कर रहा था। जी, तो मैं एक जेल में गया और वहाँ बाय चांस में एक बच्चे से मैं कोशिश कर रहा था जानने की कि एक क्राइम के पीछे एक यंग ब्लड की मोडस ऑपरेंडी क्या रहती है, बेसिकली वो क्या, क्यों अपराध क्यों करता है। तो मेरे सामने एक लड़का बैठा हुआ था, एंड आई जी, वाज सरप्राइज्ड टू नो कि वो लॉ स्ट्रीम से था लड़का, एलएलबी कर रहा था। जी, और जी, एक नेवी नेवी ऑफिसर का बच्चा लड़का है वो। जी, और मदर उनकी एक स्कूल में प्रिंसिपल हैं। हुँ, घर में सिर्फ 2 ही बच्चे, बड़ी बहन डेंटिस्ट है, जी, डॉक्टर हैं। ये बॉम्बे से दिल्ली आए, जी, तो पेरेंट्स ने थोड़ा-सा क्योंकि लाड प्यार में रहा, तो हुँ, बच्चे की तरफ ध्यान नहीं दिया। हुँ,
और उसका नतीजा ये हुआ कि लड़का धीरे 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 21 बाइक लिफ्टिंग केसेस में इन्वॉल्व हो गया। आप सोचिए। और पुलिस ने जिस दिन इसको कैच किया या पकड़ा बाइक चोरी के केसेस में, तो जी इमीडिएटली इनके जो पेरेंट का रिस्पांस था वो एक आर्मी ऑफिसर वाला कि अगर नहीं किया है तो घबराने की जरूरत नहीं है, और किया है तो फिर इस भुगतना पड़ेगा, मैं हेल्प नहीं करूंगा। जी वहां से आप देखिए कि ये जो 21 केस इस पे लगे, वो भी जी कहता है कि कुछ सच्चे थे कुछ झूठे थे, पुलिस ने लगाए। और उसके बाद से इसको वो 21 केस निपटने के लिए इतना खर्चा उठाना पड़ा कि जब ये बाहर आया जी तो इसने उन्हीं उन्हीं केसेस का खर्चा निपटने के लिए अब आगे चल के फिर डकैती डालनी शुरू कर दी। जी और डकैती के भी फिर इसके ऊपर 3 केस आ गए। तो आज घर से दूर है, पढ़ा लिखा बच्चा है, मगर क्योंकि हमने थोड़ा सा उसको ध्यान नहीं दिया, तो आज वो इस तरफ आ गया, डकैती वाले केस में आ गया। मतलब उसने काम छोड़ा नहीं है कि ठीक है अब गलतियां हुई कुछ, पुलिस ने भी उससे ज्यादतियां की कि शायद उसने 10 या 12 केस किए होंगे, मगर जितने भी उस एरिया के जितने भी बाइक लिफ्टिंग के केस थे चोरी के, वो सारे के सारे एक ही पे माथे पे डाल दिए, मर दिए गए। तो जी ये भी बहुत ये एक हमारा सिस्टम है जो कई चीजों को बिगाड़ता भी है बेसिकली। अजय जी, आपने जो काउंसलिंग की काम किया है, जिस तरीके से तिहाड़ के अंदर में आपने लोगों से बात की है, खासतौर पे यंग क्रिमिनल से आपने बात की, आपको क्या लगा? क्योंकि देखिए श्री कृष्ण जो पैदा हुए हैं, श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में जो लड़ाई लड़ी थी, वो महिला को सम्मान देने के लिए द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। तो गीता एक ऐसा रोल मॉडल है, एक ऐसा बुक है जिसको महात्मा गांधी जी जहाँ कहीं भी जाते थे उसको साथ लेके जाते थे, और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी कहीं भी जाते हैं फॉरेन विजिट में तो एक गीता वो जरूर गिफ्ट करते हैं। तो श्री कृष्ण जो पैदा हुए तो कहीं भी पैदा हो सकते थे, वो जेल के अंदर पैदा हुए क्योंकि उनको कोई ना कोई एक मैसेज देना था, और आप उसी जगह में काम कर रहे हैं जो मेरे हिसाब से एक मंदिर है, वहां पे लोगों को रिफॉर्म करने का भी जिम्मेदारी आपको मिला हुआ है। तो क्या आपने कभी गीता के टीचिंग्स के बारे में बात करने की कोशिश की? उसका क्या इम्पैक्ट हुआ? इरफान भाई, मैं देखो एक बात कहूंगा, गीता अपने आप में बहुत ही अद्भुत अद्भुत मैं इसको एक, और रामायण बेसिकली देखो, जी मैंने तो शुरू से काफी गीता पढ़ी है, अपने जी यंग एज में पढ़ता रहा। जी जब जब रोज रोज पढ़ा, रोज रोज कुछ कुछ 18 अध्यायों में नया चीजें आती रही। जी अ, अगर देखिए मैं अपनी एक बात कहूं कि ये सब चीजें गीता और रामायण इनफेक्ट जी हुआ उस टाइम, बहुत साल पहले हुआ, हजारों साल पहले की बात हम मैं मानता हूं। जी अगर ऐसा कुछ हुआ तो सत्य है, ठीक है, जी मगर उसको इतनी ईमानदारी से और अच्छे प्रभावी तरीके से लिखा गया जी कि आज भी वो हजारों साल बाद उसमें कोई त्रुटि नहीं हमें नजर आती। जी तो मैं लेखक को उसको सम्मान की बात करता हूं कि जी जिस आदमी ने गीता और रामायण इतनी शिद्दत और इतनी मेहनत के साथ लिखी कि आज देखिए उसका एक एक शब्द आज भी उतना ही महत्वपूर्ण और असरदार अर्थ रखता है जितना कि हजारों साल पहले था। जी अब ये जो बात आती है यंग जनरेशन की, देखिए आप कहते हैं उसका गीता क्या और रामायण इम्पैक्ट का हुआ? इम्पैक्ट। आपने जब बताया तो बच्चों हाँ, में कुछ फर्क पड़ा? मैं बताता हूँ। देखिए जी ये जो जनरेशन है ना, ये 18 से 20 साल के जो बच्चे हैं ये एनर्जेटिक हैं, जी इनको एमलेस हैं बेसिकली। तो असली मकसद तो लाइफ में यहाँ गड़बड़ाने का और जेल में आने का जो कारण उनका रहता है जी कि उनका लाइफ का ना एम कोई होता नहीं है। बस ये है कि रोजी रोटी कमानी है, पैसा नहीं है, भूख लगी है, और सबसे आसान तरीका चेन स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग और बाइक स्नैचिंग ही जैसे काम लगते हैं, और जी इसीलिए ये समाज में उतर जाते हैं। अब हम्म, उस भूखे आदमी को, जिसको बच्चे को भूख लगती है, हाँ उसको जी आप गीता और रामायण पढ़ाओगे तो वो उस चीज को और आपको बिल्कुल नकार देगा। ओके आपको गीता की और रामायण की टीचिंग्स को एक इस तरीके से बताना है कि जो उनमें जोश भर दे और उनको एम दे। ओके कहानी को पूरी गीता रामायण को नहीं हम बता सकते, मगर हम्म, उसके कुछ एग्जाम्पल्स को इस तरीके से दिया जाए
और जी। उनके मन की बात को सुना जाए और जो वो सुनना चाहते हैं वो बात उनको बताई जाए वैसे, हम्म, सो दैट उनको पहले हम मोटिवेट करेंगे, फिर उनको कहेंगे कि देखो तो भी अगर इस तरीके से बनना है और ऐसा कुछ करना है तो आपको ये चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी। हम्म, और बच्चे को 20 साल तक ही बिल्कुल सुंदर से भाव के होते हैं, स्वभाव के, हाँ, कोई इनके मन में कोई अपराध बोध नहीं, कुछ नहीं। हम्म, मान जाएंगे तो एक चुटकी में सब मान जाते हैं, और अगर नहीं मानते तो ये वो जिद होती है कि अटक गया तो अटक गया, फिर वो आराम से मानने वाला नहीं बच्चा होता, क्योंकि बड़े हठी किस्म के होते हैं। नहीं तो ज्यादातर उसको क्राइम थोड़ी क्या वो इंटॉक्सिकेशन में करते हैं, मतलब इंटॉक्सिकेटेड रहते हैं, अल्कोहल के उसमें करते हैं या ड्रग्स लेते नहीं, हैं? नहीं, अल्कोहल का और कम है। मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, जो सबसे बड़ा है वो हमारा सामाजिक कारण है कि उनके भूख लगी होती है, जीवन में उनके पास पैसा नहीं होता, साधन नहीं होते और उनको अपॉर्चुनिटीज भी, उतने अवसर भी नहीं मिलते हैं समाज में। हम्म, तो उन बच्चों के लिए दिक्कत सबसे बड़ी बात होती है कि वो आगे बढ़े कैसे? पढ़े लिखे हैं नहीं, काम मिलता नहीं है। ओके। काम क्या मिलेगा? मजदूरी का मिलेगा जिसमें ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा। घर में परिवार बड़ा है, माँ बाप के अगर 2 4 6 भी बच्चे हैं या 4 भी बच्चे हैं या 3 तो हैं, 3 4 बच्चे हैं, तो घर में उनको कोई देखने वाला नहीं है, क्योंकि माँ बाप के पास उतनी व्यवस्था ही नहीं है, तो बच्चों को जी। रोटी कहाँ से खिलाएंगे? देखिए, पैदा करना आसान बात होती है, मगर उसको उतने ही पौधे को पाल पोस के बड़ा करना और एक सुंदर पेड़ बनाना, वो एक बिल्कुल अलग से विधा अच्छा रहती है। भाटिया साहब, ये कहा गया है कि जर, जोरू और जमीन, ये तीन चीज होते हैं क्राइम के पीछे में। आइदर लैंड है या मनी है या वुमन है। तो ये जो क्राइम करके जो आते हैं, इसमें ज्यादातर क्या क्या चीज देखा गया, किस किस चीज से रिलेटेड क्राइम में आते हैं ज्यादातर? देखिए, ये जो बच्चे हैं 18 से 20 साल तक के, हाँ जी। ज्यादातर जो हैं, वो बेसिकली निकलते हैं पेटी क्राइम्स वाले, चोरी ओके, चकारी वाले ज्यादातर होते हैं ओके, ओके। बेसिकली। चोरी चकारी हैं, या उसके बाद एक और बड़ी मुश्किल इनके साथ, बच्चों के साथ है कि जैसे कोई बच्चा कहीं दूर गांव से आया, जी, यहाँ फैक्ट्री में काम कर रहा है, जी, ठीक है, या कोई जी, लेबर कर रहा है या कहीं रह रहा है, जी। पड़ोस में किसी लड़की से कुछ प्यार हो गया या हाँ जी, कुछ उनकी दोस्ती हो गई, हाँ जी, और उस बचपने में वो क्या होता है कि घर से निकल गए कि चल निकल जाते हैं। जी, बाद में क्या हुआ कि जैसे ही लड़की मिसिंग हुई या कुछ हुआ, जी। तो कहीं वो मसला जो है वो पुलिस में चला जाता है। ओके। और क्या होता है कि परिवार के दबाव में आके, या लड़की वालों के परिवार के दबाव में आके, या पुलिस कुछ भी करके, क्योंकि जी, वो बच्चे को तो समझ होती ही नहीं है, उसको 18-20 साल की, उसके तो सिर्फ एक भावनाएं होती हैं। तो क्या जी, होता है कि पुलिस उसके ऊपर रेप और किडनैपिंग वगैरह क्राइम्स है, वो उन पे लगा दिए जाते हैं। तो वो क्या है, बच्चा, उसको तो समझ में भी नहीं आता कि यार मैंने तो सिर्फ प्यार किया था, या ऐसा कुछ उसको धोखा लगा या जो भी हुआ। हुँ, और मतलब मान लीजिए कि जो हम इतने सौभाग्यशाली है कि जो हम दिन भर में छोटी बड़ी गलतियां करते हैं, जी, हम बच जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण होते हैं हुँ, कि उनकी छोटी छोटी गलतियों के भी उनको बड़ी सजा मिल जाती है। तो ज्यादातर जो है वो चेन स्नैचिंग और चोरी के मामलों में ज्यादा ये इस तरह की युवा ओके। पीढ़ी है। नहीं तो ये अब जो उसके हार्डेंड, लिए भी मैं आपको अजय जी, ये जो हार्डेंड क्रिमिनल्स होते हैं, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनको कोई गैंग ट्रेन करता है या अपने आप ट्रेन होते हैं, या किस मैं तरीके ये से इस बाहर चीज से आते मैं इसी बात पे आ रहा हूँ कि जब ये बच्चा जेल में होता है ना, हैं? जी, तो इसको वही एक दिमाग में होता है कि मुझे जी, जो है वो जेल में आके जब जीवन देखता है, जी, और जब वो जेल के अंदर ही बड़े बड़े गैंगस्टर्स का लाइफस्टाइल देखता है, जिनको कि आपने बड़े हाई सिक्योरिटी एरिया में रखा हुआ है, जी, उनके आगे पीछे पुलिस और कड़ा पहरा रहता है, जी, तो उसको लगता है कि यार ये देखो ना, ये कितना बड़ा भाई है। मैं वो बात कहूंगा कि क्रिमिनल साइड पे जो एक भाई होता है या वो गैंगस्टर जो होता है, तो जी, उसको ये लगता है कि यार ये कितना अच्छा खाता है, ये कितना अच्छा पीता है, जी, और कितने लोगों की मदद करता है। तो जी। उसका एम अमिताभ बच्चन आप में या कोई और नहीं होते, या सचिन तेंदुलकर नहीं होता। उसको लगता है यार ऐसा बनना चाहिए, इस आदमी जैसा बनेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। इसको अच्छा, हम कहते हैं पीयर प्रेशर। रेडिकलाइजेशन, ब्रेन वॉश करना। अच्छा, और है, तो वो मोटिवेट हाँ, होते हैं इनको देख रेडिकलाइजेशन के। जिसे कहते हैं ना कि वो मोटिवेट होते हैं। ओके। मगर हमारा सबसे बड़ा रोल जीवन का एक ये है
कि जेल एक ऐसे दलदल भरे गड्ढे की तरह है जिसमें सड़क पे इतना बड़ा बना हुआ समाज में बना हुआ गड्ढा है कि जी कोई भी आता जाता आदमी जाने अनजाने में गलती से उसमें अगर गिर जाता है जी तो वही बात हो गई कि भाई हम जा रहे थे, हमें पता नहीं चला कि आगे कोई नाला था, नाली थी या दलदल भरा हुआ कोई जगह थी, हमारा हम्म, पैर पड़ गया और हम्म, या हम गिर गए और फिर समाज के कुछ लोग हमें अनदेखा करके और हमारे पे हंसते हुए निकल गए कि देखा ये तो गया। जी मगर समाज में जहां एक तरफ ऐसे दलदल भरे गड्ढे हैं, तो जेल में प्रशासन का और एनजीओज का ये रोल है कि ऐसे जो दुर्भाग्यपूर्ण लोग होते हैं जो कि गड्ढे में गिर गए अपराध के उनको जेल में ही सुधारा जाए, साफ सुथरा किया जाए, एक पुनर्वास किया जाए, रिफॉर्म किया जाए और समाज में पुनः स्थापित करने का उनको पूरा एक मौका दिया जाए। यही हमारा है, ये पॉसिबल रिफॉर्मेशन, है अजय जी, रीइंटीग्रेशन। ये पॉसिबल है? लोग हाँ, उनको बिल्कुल अपॉर्चुनिटी पॉसिबल है। देते हैं क्या? लोग अपॉर्चुनिटी बिल्कुल, देते हैं? मैं इसी बात पे आ रहा हूँ कि इतनी स्टडीज करने के बाद जब मैंने 98 तक काम किया या और आगे तक भी जब मैंने बच्चों को देखा, जी तो पूरी स्टडी करने के बाद मेरे मन में आया कि यार ये जो पेड़ 18 साल में टेढ़ा हो चुका होता है, इसको सीधा करने के लिए एनजीओ और प्रशासन को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जी और कई बार चांसेस कम भी होते हैं कि बच्चे ये जो है वो सुधर जाएं और वापस समाज में स्थापित हो जाएं। जी क्योंकि बाहर निकल के इनको कोई अटेंड करने वाला नहीं होता में कि जी बच्चे को गड्ढे में गिरना ही ना पड़े, जेल में आना ही ना पड़े और जी हम उस पेड़ को टेढ़ा होने से पहले ही बचा लें। यहाँ से मैंने एक शुरुआत करी एक इस एम के साथ और एक एक और मैंने जीवन में देखा कि हमारे परिवार में ही जो हमारे दादा, परदादा, दादा और पेरेंट्स वगैरह जो भी हैं, ये सब बहुत तजुर्बा रखते हैं। अब देखिए आप भी घर में होंगे, फादर होंगे आपके जी या मदर होंगी, जी बहुत एक्सपीरियंस है, मगर घर में आइडियल बैठे हुए हैं, करने के लिए उनके पास कोई काम नहीं है, पैसा जी उनको नहीं कमाना है, जी मगर उनके पास जो एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है जीवन का, जी उसको कोई यूटिलाइज करने वाला नहीं है क्योंकि जी आपके और हमारे पास भी समय नहीं है कि हम उनके साथ बैठ के पूरा दिन व्यतीत करें या उनकी पूरी बातें सुने। जी तो इन लोगों के लिए भी मन में इच्छा होती है कि ये समाज के लिए कुछ करें। तो इन 2 चीज़ों को लेके मैंने एक प्लेटफ़ॉर्म बनाया जी पैट्रियोटिक अलायंस फॉर न्यूर्चरिंग एंड नॉलेज हब, पंख एनजीओ। ओके 18 फरवरी 2008 को मैंने इसकी स्थापना करी। जो स्लम एरिया के बच्चे हैं चलाएंगे, उसमें जी इनको संस्कार देने की, एटिकेट्स देने की और जी एक उनको अच्छा जीवन की परिभाषा जो है वो सिखाएंगे सो दैट कैसे जीना है। उनको कोई एम दिया जाए, उनकी प्रतिभाओं को शुरू से ही पॉलिश किया जाए, इतना चमकाया जाए कि उनके लिए अवसर ही अवसर निकल सके। और ये काम मैं पिछले 12 साल से बिल्कुल लगातार कर रहा हूँ। घर में ही मैंने अपना पार्किंग एरिया में ये सब चीज़ें बना रखी हैं, जहाँ के बच्चों को छोटे-छोटे 2-2 ढाई-ढाई 3-3 साल के बच्चों को और इतना आशीर्वाद है कि आज 30 से 35 बच्चे कोरोना काल में अभी नहीं आ रहे हैं, मगर 30 से 35 बच्चे गर्मियाँ, सर्दियाँ कुछ भी हो, बड़े यहाँ पे आके इतनी किलकारियाँ आती हैं, बड़े खुश होके सुनते हैं, म्यूज़िक पे डांस भी करते हैं, एक-दूसरे से खेलते हैं और यकीन मानिए कि ये बच्चे जो हैं बिल्कुल भगवान का रूप हैं। और मुझे कहीं मंदिर मस्जिद जाना नहीं पड़ता। घर से निकलने से पहले ही ये सारे के सारे एक साथ आके मेरे साथ रोज़ कोई मुझसे हग कर रहा है, कोई मुझे फ्लाइंग किस कर रहा है, कोई मुझे हैंडशेक कर रहा है, कोई मुझे हेलो कर रहा है। एक सुर में जब गुड मॉर्निंग बोलते हैं, तब लगता है कि जीवन में हम कुछ कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि अजय ये अजय देखिए जी, ये मैं आपसे बच्चे ये भगवान हैं और अजय जी भगवान कुछ हाँ जी, बोलिए। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ज्यादातर ये स्लम्स हाँ। के जो इश्यूज हैं, ये मुंबई में या दिल्ली में या बैंगलोर में या कोलकाता में, ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज का इशू है। तो आपको सारे मेट्रोपॉलिटन हुँ, सिटीज में भी इंडस्ट्रीज ज्यादातर होते हैं। तो क्या आपको ये नहीं लगता हुँ, है कि जो इंडस्ट्रियल यूनिट है, उन लोगों हुँ, की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत, सीएसआर के तहत, इन स्लम्स में जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, जो इन बच्चों की काउंसलिंग कर रहे हैं, जो इन हुँ। बच्चों को गुनाह के रास्ते से भटकने से रोक रहे हैं, क्या उनको ये फाइनेंशियल सपोर्ट ना दे, पहली बात? और क्या सरकार की तरफ से भी उन लोगों को सहायता ना मिले? ऐसा होना चाहिए, तो उससे मुझे ऐसा लगता है क्राइम कम अ, होगा।
इरफान भाई देखिए, हर बात के लिए समाज जो और हम लोग अगर सरकार की तरफ देखेंगे तो सरकार तो अपने ऑलरेडी ओवरबर्डनड है। ओके। अगर फिर हम क्या कर रहे हैं, नहीं सरकार तो तो क्या हमारी इंडस्ट्री बनाई की हुई है। जिम्मेदारी नहीं है वहां के बच्चों को ठीक रास्ते में सबकी रखे? समाज कि सारा में प्रॉफिट जो है समाज में जी, सबकी। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि जो देखिए आज प्रॉफिट, की। हाँ बोलिए। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो हम्म, प्रॉफिट, चाहे वो रिलायंस हो, चाहे वो मुकेश अंबानी की हम्म, कंपनी हो, चाहे अजीम प्रेम जी की कंपनी हो, चाहे शिव नाडार की एचसीएल हो, ये जो भी जहां भी जैसे भी काम कर रहे हैं, ये लोग उस एरिया की मिट्टी को यूज कर रहे हैं, वहां के लोगों को यूज कर रहे हैं, वहां के एनवायरनमेंट को यूज कर रहे हैं। तो क्या उनकी कोई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वहां पे अगर किसी तरीके का पीड़ा है, कोई परेशानी है, तो उसमें वो मदद करें? क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? बिल्कुल बनती है, बिल्कुल बनती है, मैं आपसे पूरा इत्तेफाक रखता हूं। मगर हर आदमी अपने तरीके से काम कर रहा है। जी आज इनके पास पैसा जरूर है, बुरा नहीं जी मानिएगा। देखिए दो चीजें होती हैं, जी एक पैसा होना, ठीक है, और एक होता है आइडियाज होना। इनके पास पैसे हो सकते हैं, सब पैसे वाले आज की डेट में बहुत सारे, हर कंपनी के पास बड़ा पैसा है, जी मगर अच्छे आइडियाज की बहुत क्राइसिस है। मैं आपके प्लेटफॉर्म से बताना चाहूंगा, जी दो ऐसे इवेंट्स हैं जो दिल्ली में आज तक नहीं हुए, आज तक नहीं हुए, मैं गारंटी के साथ लिख के देता हूं। जी दो बताएं। इवेंट्स हैं, मैं बोलूंगा, नाम भी नहीं बताऊंगा क्योंकि जी आज आपने मुंह खोला नहीं। इनके पास इतने साधन हैं, इतने सोर्स हैं। आज पैसा होने से ही सब कुछ नहीं होता, सब जी बड़ी चीज होती है दिमाग और आइडियाज। अगर आपके राइट। पास आइडियाज हैं तो मैं बिना पैसे के भी 12 साल से बड़ा मेहनत करके चल रहा हूँ और मुझे कोई दिक्कत नहीं। बच्चों के लिए दूध भी अरेंज कर दिया, ड्राइंग के लिए पेपर्स अरेंज कर दिए, स्टडी वेरी मटेरियल नाइस। कर दिया, ड्रेस मटेरियल अरेंज कर दिया। उन बच्चों को कहीं कोई कमी नहीं होने देता, क्योंकि वो छोटा सा बच्चा, 2, 2.5, 3 साल का बच्चा मेरे पास आता है और वो मुझे बड़ी उम्मीद से देखता है, जो बहुत छोटा सा है। और यकीन मानिए कि जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज है, अपने बच्चों के लिए तो कोई भी कुछ भी हर आदमी करता है, राइट राइट। मगर आपके सामने एक निहत्ता, नंगे पैर, नंगे खाली हाथ एक बच्चा खड़ा हुआ है और वो आपको टकटकी बांध के देख रहा है और आपको ये चैलेंज दे रहा है। जिस किसी ने भी कभी भी मदद मांगी, जो भी बन पड़ा है, मैं पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ करता हूँ। और मुझे लगता है कि अगर मैंने इस किसी एक छोटे से थोड़ी सी भी मुस्कान दे दी उसके चेहरे पे, तो मेरा जीवन सफल हो गया। अजय जी। मैं कितनी, इसके लिए मैं आपको उदाहरण भी दे देता हूँ। जी नहीं, एक मिनट लूंगा। इरफान जी साहब प्लीज। खूब पतंगे उड़ाते हैं, बहुत पतंगे उड़ाते हैं, सब चीजें करते हैं, जी मगर मैंने कितने सालों से ये प्रण कर रखा है। अब तो बच्चे बड़े हो गए, पतंगे जी। पतंगे जरा कम उड़ाते हैं, हम्म, पहले था। मैं आज भी 15 अगस्त वाले दिन सड़कों पे जो बच्चे पतंगे लूट लूट के अपनी हाथ में इकट्ठी करके घूमते रहते हैं, जी मैं जाने अनजाने में उनसे पतंगे खरीद लेता हूँ कि बेटा ले आओ, पतंग बेचोगे। अब देखिए अच्छा। इसके दो फायदे होते हैं। एक जी तो वो बच्चा जो दिन भर पतंगे लूट लूट के घूम रहा है, जी उसको थोड़े से पैसे मिलते हैं, वो बड़ा खुश होता है कि देखो मैंने मेहनत करी और उसको पैसे मिल गए। जी और हमें क्या फायदा होता है, मुझे क्या होता है कि आपको कन्ने डले डलाए वो पतंग मिल गए और जी बच्चों को कहो कि बेटा लो उड़ाओ, ठीक है, जी उड़ाओ या मत उड़ाओ, उससे 20, 15, 20, 25, 50 रुपए से आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर जी उस बच्चे को खुशी मिलेगी कि उसने कुछ मेहनत करी और उसको वो पैसा मिला, ठीक है। और हमें बनी बनी बनाई पतंगे मिल जाती हैं, बच्चे उड़ाएं, आराम से एंजॉय करें यार। और बाजार में बार बार आपको भागने भी नहीं जाना पड़ता कि पतंग खत्म हो जाती है, ये चीजें। अजय जी, आजकल एक चीज तो देखा गया। आइडियाज आपके पास बथेरे हैं। मैं आपसे बोलिए ये दादा। सवाल पूछना चाह रहा था, आजकल ये भी देखा गया है कि बहुत सारे महिलाएं भी क्राइम की तरफ आ रही हैं, और इस ट्रेंड में बढ़ोतरी क्यों हो रहा है? मतलब यूथ जो है, कहाँ है, बहुत सारी कहाँ महिलाएं है, भी कहाँ है? क्राइम की तरफ मोटिवेट मैं हो मैं रही मैं हैं। मैं आपको फिगर बताता हूँ, मोटा मोटा एक बता देता हूँ। आज की जो तिहाड़ की पॉपुलेशन है वो 16,100 समथिंग है। जी 16,000, पूरी दिल्ली की 2 करोड़ की पॉपुलेशन के ऊपर जी 16,000 पॉपुलेशन है हमारी जी 10 जी जेलों की, ठीक जी है। मगर उसमें आप हैरान रह जाएंगे, जो 2 जेलें हैं महिलाओं के लिए 16 में से, उनकी टोटल ही दोनों की मिला के गिनती 650 के करीब आती है। तो ओके। कहाँ है महिलाओं का अपराध यार? और मैं अपराध में आपको बताना चाहूंगा कि एक अपराध पुरुष ने किया तो समाज का नजरिया अलग है, मगर वही अपराध अगर एक महिला ने किया तो समाज का उस महिला के प्रति नजरिया बिल्कुल अलग मिलता है और बहुत ही जी जी कठोर और दुर्भाग्यपूर्ण मिलता है। जी आप हैरान रह जाएंगे कि अगर किसी महिला ने चोरी डकैती करी
तो सबसे पहले तो उसका हस्बैंड, जी जी अजय जी, सॉरी सॉरी फॉर द इंटरप्शन। मैं इरफान भाई आपको बता रहा था जी कि जी देखिए किसी एक आदमी ने अगर मान लीजिए डकैती डाली, जी किसी एक पुरुष ने डकैती डाली, जी तो उसकी पत्नी, उसके माँ बाप, उसके बच्चे सब उसके साथ खड़े होंगे। इवन जी तक आप देखिए कि बड़े बड़े केसेस में अगर किसी पुरुष ने किसी महिला के साथ यौन शोषण भी किया, तो भी उसकी पत्नी उसके साथ आके खड़ी होती है, जानते हुए, डिस्पाइट के फैक्ट कि इस आदमी ने मेरे और उसके साथ दोनों के साथ चीट किया, फिर भी वाइफ जो है वो हस्बैंड के साथ कंधे से कंधा मिला के रहता है, हाँ, या ट्रैफिकिंग एब्सोल्युटली, में बहुत है, वैलिड समझने पॉइंट, होंगे या छोटे होंगे, तो बहुत वैलिड वो पॉइंट रेज किया आपने। उसके करेक्ट। वो जब वो बच्चे भी उसकी जिम्मेवारी हो जाते हैं। सास करेक्ट ससुर भी छोड़ देंगे, दरवाजा बंद कर देंगे कि जेल गई तो करेक्ट जा, हम करेक्ट। नहीं जानते तेरे को। जी ले जी दे के उस महिला के पास, उस महिला जी को जी सपोर्ट करने वाले कौन खड़े होते हैं? जी या तो जी उसके भाई बहन के, या जी। माँ बाप। बताया अजय जी कि जी। नजरिया लोगों का बदल जाता है, महिला क्राइम करती तो कुछ और होता है और पुरुष करते हैं तो कुछ और होता है। एक चीज मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था अजय जी कि अभी आज के तारीख में ये देखा गया है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के काफी फंड बनाया गया, निर्भया फंड हुआ, वो सारे फंड जो है वापस चले गए। हर स्टेट में एक स्पेशल पुलिस फोर्स बनाया गया, एक टास्क फोर्स बनाया गया, और महिलाएं खुल करके एक महिला पुलिस के सामने में बात करना चाहती है और कर रही है। मैं माननीय मंत्री जी से, रामदास अठावले साहब से मैंने बात किया, वो सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट मिनिस्टर हैं। एज इज मीडिया एडवाइजर मैंने उनसे बात की कि कोई सताए हमें बताए, एक मुहिम चलाएं हम। तो उस सिलसिले में जो भी कंप्लेंट्स होते हैं मंत्री जी के पास आते हैं, मंत्रालय में आते हैं, उनके घर पर आते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि आप भी उसमें अगर कुछ मदद कर सकें और लीगल सर्विसेज अगर हम उनको प्रोवाइड कर सके, तो क्या ये पॉसिबल है? इरफान साहब, मेरे को आपका ये आइडिया बहुत 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 ही पोटेंशियल वाला लगा। और समझिए कि आप ना जीरो से शुरू करने जा रहे हैं, जी जीरो से, और बहुत अच्छी शुरुआत करने जा रहे हैं। यकीन मानिए, जी इस प्रोजेक्ट को रोकिएगा नहीं किसी भी शिद्दत से। और मेरे लिए तो बहुत सौभाग्य की बात है, आपने अगर मेरे को इस लायक समझा कि मैं आपकी इस मुहिम नहीं, में आप इस पूरे अगर चीज में एक एसेट के कुछ रूप में भी काम कर करिए सकूं, जी, प्लीज। तो मेरे लिए बात रहेगा। देखिए देखिए सबसे बड़ी बात है इरफान साहब कि एक तो ना समाज में अभी लोगों को, तर हम लोगों का क्या है कि लाइफ ना एमलेस हो गई है। बस सुबह उठना है, ऑफिस जाना है, शाम को घर आना है। ये घर दफ्तर के बीच में ना हम जो है वो अपनी एक एक एमलेस लाइफ जी रहे होते हैं कि यार जी रूटीन जी है, जी बस दफ्तर में इसको दबाना है, इससे ऊपर जाना है, इससे आगे निकलना है, और ये चीज लेके आनी है, बस वो इतने तक है। हम दूसरे को अच्छा करना नहीं देखते हैं, दूसरे को तारीफ करना भूल गए हैं कि यार वेरी गुड, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, लोगों को तारीफ करिए, उनको प्रमोट करिए, यार बहुत अच्छी चीजें हैं, करिए। धकेल में ज्यादा लगे हुए हैं, आगे धकेलने में कम लगे हुए हैं। ये जो आइडिया है आपका कि लोगों में सबसे पहली बात है कि उनके समस्याओं का निवारण करें, फिर उनमें एक नई ऊर्जा डालें, और फिर उनको एक एम दें जीवन में कि अब आपको इस तरीके से काम करना है, और एक चेन बनानी पड़ेगी कि एक ही अगर समस्या का समाधान हो जाता है तो वो जब फ्री हो जाएगा तो डेफिनेटली वो एक आपके लिए एसेट होगा, और वो आपके बाजू की तरह और आंख की तरह आगे अगर कोई दुख दर्द वाला होगा तो उसके लिए भी वो मदद करने आपके पास लेके आएगा। तो एक अच्छा ब्रॉड स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म आप बना सकते हो, जिसको कि मैं कह रहा हूं ना कि दुनिया को एक कोने से अगर हम ठीक करना शुरू करेंगे, तो सामाजिक असमानता के कारण ही समाज में आज आर्थिक विषमताएं आ रही हैं, और इस वजह से ही अपराध सबसे ज्यादा हो रहे हैं। बुरा नहीं मानिएगा, मैं आपके प्लेटफॉर्म से एक बात कहना चाहूंगा, जी, हमारी प्लीज, लोकल पुलिस का मोस्ट वेलकम। बहुत महत्वपूर्ण हाथ है कि जी। कहीं ना कहीं अपराध को बढ़ावा देते हैं, हम्म। क्योंकि छोटी छोटी बातों को वो बड़ी तसल्ली से सुनते नहीं है, और उनका जो बेसिक नजरिया है वो बात को टालने का और कैसे भी करके खत्म करके और सिरदर्दी भगाने का है कि चलो भागो, बस भागो भागो भागो। वो बात अलग आ जाती है कि उनके उस टरकाऊ रवैये से एक क्या होता है कि जिस आदमी को पीड़ा पहुंचती है या जिसको नुकसान होता है। अजय जी, ये अगर अपन लोग शिकायत मेला लगाते हैं हर स्टेट में,
हर स्टेट के कैपिटल सिटी में, तो क्या ये कामगार मतलब हो सकता है, कैन दिस बी डन? कि कोई एक प्लेटफॉर्म, एक ऐसी जगह जहां पर, क्योंकि लोगों को सुनने वाला कोई है ही नहीं, मिल ही नहीं रहा। मैं तो दिल्ली की ही बात करता हूँ यार, कि बहुत सारे लोग अपने मन की व्यथाएं हैं। और मैं आपको फिर एक बात कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, कि देखिए, में दूध, दही, चावल, सब चीजों की दुकान है, नाई है, मोची है, धोबी है, सब चीजें हैं, मगर मन की व्यथाओं को सुनने वाला और नहीं है, किसी के पास नहीं है। आज आपके मन में भी कोई ऐसी बात हो, तो आप भी कोई ऐसा आदमी, दोस्त ढूंढते हैं जो कि आपकी मुश्किल को या आपकी उस दुख दुविधा को सुन के आपका हेल्प करे। भले ये आपको ये लगेगा, यार इसको मैंने अगर अपने मन की बात कह दी, कल को ये ना हो ये पूरी दुनिया में ढोल पीटता फिरता है और मेरे को बदनाम करेगा कि यार इरफान शेख के मन में आए। तो कोई है ही नहीं, ऐसा प्लेटफॉर्म ही नहीं है। ऐसे ही आपसे उम्मीद करो, आपने तो बहुत अच्छी बात सोच ली आगे की। यकीन मानिए इसको, और कोशिश करने में क्या हर्ज है? ज्यादा क्या होगा, नहीं चलेगा। अरे हम असफल होंगे, इस बात से अगर हम डर जाएं कि हम यार काम क्यों करें कि अगर कल को असफल हो गए। असफल क्या है? अगर हमने किसी एक भी चेहरे के आदमी के चेहरे पे मुस्कान दे दी, जो उसकी जरूरत के समय में काम आ गए, यही जीवन का उद्देश्य है और यही हम सफल हो गए। जरूरी नहीं कि हम कोई बिरला टाटा बनेंगे, मुकेश अंबानी बनेंगे, अनिल अंबानी बनेंगे या कोई अडानी बनेंगे तभी होगा। सबसे बड़ी बात होती है कि मैं कई प्लेटफॉर्म पे जाता हूं तो सभी लोगों का ज्यादातर यही एक उद्देश्य देखता हूं कि उसका प्लेटफॉर्म, उसका उद्देश्य ना बस पैसा कमाना है, पैसा, कि मैं पैसा कर लूं। पर सबसे बड़ी बात है, मैं सब लोगों को एक ही बात कहता हूं कि आप कितने भी घोड़े खोर लो, आप मुकेश अंबानी जिंदगी में नहीं बन सकते। नहीं बन सकते तो नहीं बन सकते। उसके दो कारण, एक कि आप इरफान शेख तो बहुत अच्छे बन सकते हो, मगर मुकेश अंबानी नहीं बन सकते, क्योंकि करोड़पति हो जाओगे तो भी इरफान शेख ही रहोगे भाई, मुकेश अंबानी थोड़ी कहलाओगे। और जी उसका अपना एक जीने का तरीका है, और हर आदमी के पास जरूरी नहीं कि पैसे से ही कुछ सब कुछ चला जा सकता हो। बथेरे आइडियाज हैं यार, बहुत लोग चलते हैं, सब कहते हैं दुनिया में बहुत अच्छे लोग काम कर रहे हैं, और कुछ बिल्कुल साइलेंटली अंधेरे में बैठ के भी काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, जब मन खुश होता है, कि जो कोई बिल्कुल निस्वार्थ भाव से बस तन मन धन से लगे हुए हैं कि मुझे इस प्रोजेक्ट को चलाना है। आप देखिए कि मुझे जब कोई दिक्कत आती है तो मेरे तो सिर्फ 2-3 फ्रेंड हैं, मैं उनसे सिंपल सी इतनी सी बात कहता हूँ, यार देखो मुझे ये काम शुरू करना है, वो कहते हैं जी गो अहेड, तो कोई बात नहीं, जो खर्चा होगा मैं भिजवा दूंगा, पैसे कर दूंगा। तो जब आपकी चलने जहां चाह वहां राह, इस बात से घबराइए मत, आप चलना शुरू कीजिए। अजय जी, ये देखा सीधी गया सी है कि बात है, कोरोना एक कोरोना इस बात पे सोच के हम जी अजय जी, मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, ये हम्म, देखा गया है कि कोरोना पैंडेमिक के बाद में लोग लॉकडाउन में चले गए, स्कूल बंद हो गए, कॉलेज बंद हो गए, ऑफिसेज में वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, तो लोगों का जो एक इंटरेक्शन था लोगों के साथ, वो खत्म हो गया है, और हर इंसान अपने आप में एक आइलैंड बन गया है। वो बहुत पीड़ित है, बहुत परेशान है, बहुत डिप्रेस्ड है, बहुत दुखी है। तो क्या अपन लोग इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कुछ ऐसा कर सकते हैं कि आपने किसी से बात की, हमारे टीम के लोगों ने किसी से बात की और किसी का मन हल्का हो गया? इज दिस पॉसिबल? कैन वी डू इट? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इरफान साहब देखिए, आपने बड़ा ना एक इंटरेस्टिंग सा सवाल पूछा, मगर मैं मन से एक बात जवाब देने से पहले आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि मेरा इस 8-9 महीने का, इस साल का तजुर्बा ये है, मैं इस साल को कभी नहीं जिंदगी में भूल सकता, 2020। और यकीन मानिए, मेरी स्टोरी का जो मैंने टाइटल है ना, वो मैं आपको कहता हूं कि भगवान ऐसा लॉकडाउन सबको दे, को दे। अब सोचिए कि क्या रहा होगा जीवन में, जिसके लिए कि मैं लोगों को दुआ दे रहा हूं कि भाई भगवान ऐसा लॉकडाउन सबको दे। अगर मैं दुख में होता तो मैं कहता ना कि मैं बात है। यकीन मानिए कि उस पीरियड को, क्योंकि हमने अपने अंदर नहीं झांका, मैंने लॉकडाउन में अपना सबसे अच्छा काम ये किया कि मेरे पास जो मुझे अखबार पढ़ने का शौक है, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि 1979 का ओल्डेस्ट न्यूज़पेपर मेरे पास है, जिस दिन का टाइटल था कि मे बी जून जुलाई का है, कि पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो वाज हैंग्ड।
अब 15 साल के एक बच्चे के पास वो पेपर उसके हाथ में आता है और आप देखिए कि वो मेरी डेस्टिनी, और आज भी वो पूरे का पूरा साबत न्यूज़पेपर मेरे पास अवेलेबल है, मैं किसी को भी पढ़ने के लिए दे सकता हूँ। और वहां से ऑनवर्ड एक जर्नी शुरू हुई, मगर मुझे भी नहीं पता था, मेरा शुरू में रुझान था लेखन की तरफ। तो 80-82 तक मैंने उस उम्र में बहुत लेखन किया, और लेखन भी मेरे को सपोर्ट ये मिली कि उस समय में मुझे इंट्यूशंस बहुत ज्यादा होते थे, और उस इंट्यूशंस में मुझे हमेशा ये रहता था कि 20-22 साल के लड़के को कि यार मैंने ये सिचुएशन या ये कोई एक स्थितियां ऐसे पहले फेस कर रखी हैं। तो उन्हीं को देखते देखते मेरे मन में एक विचार आया, दुविधा, क्योंकि उस टाइम मुझे भी कोई गाइड करने वाला नहीं था। तो मैंने यही बात सोची कि यार क्यों ना, जो भी आपको अगर ड्रीम आते हैं, रात को सपने आते हैं, जो भी आते हैं, मैंने वो सब लिखने शुरू कर दिए। अपार्ट फ्रॉम दिस के आर्टिकल लिख रहा था, शॉर्ट्स, सॉरी, तिल का ताड़ राई का पहाड़, और मूवी रिव्यूज वगैरह ज्यादा काफी, मतलब बहुत लिख रहा था। और आप यकीन मानिए कि 1 साल के अंदर अंदर मैंने 85-86 तक करीब 350 आज तक अपने ड्रीम्स लिख के रखे हुए हैं, साइकोलॉजिकल एनालिसिस स्केच। तो वहां से मेरा स्किल जो इम्प्रूव हुआ, तो सबसे जीवन और कहानियां लिखने के बाद बाई चांस जब जेल की मैं 4 दीवार में किया, तो एक लेखक मन को जो आहत हुआ, क्योंकि वहां का माहौल ऐसा था कि लेखन जैसे एक वो कोमल शब्द और एक भावनाएं होती हैं, वो बड़ी आहत हुई और हार्ड बड़ी लाइफ मिली। वहां पे मैंने आगे देखा कि बहुत प्लेंटी ऑफ न्यूज़पेपर्स आते हैं, बहुत ढेरों रोज के 15-15, 20-20 और सभी विधाओं, सभी भाषा के न्यूज़पेपर आ रहे हैं, और पढ़ने के लिए बात है। तो वहां से मैंने कहा यार कोई बात नहीं, मेरे हाथ से कलम छूट गई, कोई गम नहीं है, मगर उसके साथ साथ मुझे एक नया रास्ता मिला, नया शौक मिला। मैंने न्यूज़पेपर बेस्ड अपने 30 एल्बम क्रिएट कर रखे हैं, जो आज भी हैं, और जो हमारे समाज के बहुत ही सेलिब्रिटीज, जो कि कहते हैं जिसे आइकॉन्स, मोटिवेटर्स हैं, मैंने उनके ऊपर, गांधी से तेंदुलकर तक, उन सब के ऊपर काम किया। लिखूंगा नहीं, क्योंकि मे बी लेखक बायस्ड हो सकता है कि इरफान साहब अगर सोने के हैं तो भी मैं लिखूंगा कि यार ये मतलब क्रिटिसाइज करना है तो लेखक कुछ भी करता रहेगा, बायस्ड है। तो ये चीजों को देखते हुए मैंने लगा। दूसरा था कि बायोग्राफिक्स हमारे सेलिब्रिटीज की बहुत महंगी बिकती हैं बाजारों में, जो कि आम आदमी शायद कोई इस बात को अफोर्ड नहीं कर सकता, इतनी 5-5 या 10-10 हजार की किताबें खरीदना। तो लगा कि यार सेलिब्रिटीज के ऊपर, और जो मोटिवेटर्स हैं समाज में, क्योंकि ऊर्जा पहले तो खुद को चाहिए, उनसे एक ऊर्जा लेते हुए, उनके काम को देखते हुए, तो वहां से मैंने कलेक्शन शुरू किया। और इससे मेरी जॉब में जो मुझे फायदा हुआ कि वहां जितने पुराने न्यूज़पेपर रोज आते थे, स्टैम्प्स कलेक्शन का फायदा हुआ। आज मेरे पास यकीन मानिए 1964 से लेके आज जनवरी, फरवरी, मार्च 2020 तक के सारे स्टैम्प्स कलेक्शन पर मंथ, एवरी ईयर के रखे हुए हैं, फर्स्ट डे कवर्स वगैरह। तो अपने शौक्स और अपनी चीजों को पूरा कीजिए। लॉकडाउन आया तो उसका एक बेनिफिट उठाइए कि सिवाय खाने पीने के और झगड़ा करने के नहीं, अरे आप अंदर में जाइए भैया, बहुत कुछ पढ़ने को है, बहुत कुछ सुनने को है, बहुत कुछ सुनाने को है। अरे जगह में बैठ के, मैंने तो नीचे पार्किंग में ही एक टेबल लगा ली, अपना कपड़ा बिछाया और पुराने पेपर पढ़ने शुरू कर दिए, और धड़ाधड़। और आप जैसे मित्र थे, उनको ट्विटर, व्हाट्सएप पे मैंने 2006 के, 11 के, 12 के, जो भी है उस टाइम जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज थी, जी अजय जी, ऐसी भी खबरें आई हैं कि लॉकडाउन के दौरान, हाँ जी बोलिए, लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे तलाक हुए हैं, बड़े सारे डिवोर्सेज हुए हैं, सही बात है या ऐसे ही अफवाह है? मैंने लोगों की इन नेगेटिव बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया। यकीन मानिए लॉकडाउन में बहुत अपना सारा अपने पे काम किया। रोज नए आइडियाज आते हैं, लोग झगड़ रहे, देखिए जो कोई सामने आया, अगर किसी ने मदद मांगी तो बिल्कुल शिद्दत के साथ तो उसको पहले दी, मोटिवेट किया। ज्यादा पैचअप हुआ लॉकडाउन के दौरान, रिश्ते बने हैं या बिगड़े हैं? कुछ हद तक जो मेरे पास आए, मैंने उनकी काउंसलिंग अच्छी की, सीधी। मैं जो मुझ तक आया, मैंने अच्छा कोशिश किया, और जितना हुआ घर बचाने की कोशिश की, तोड़ने की कभी कोशिश नहीं करते। तो इसी काम को हम लोग जारी रखेंगे, इसी काम को हम लोग जारी रखेंगे अजय जी। मेरे देखिए इरफान साहब, आपने मेरे को, मैं अपने आप को इतना सौभाग्यशाली मानता हूं कि आपने
आज मेरे में इतना विश्वास और इतना पोटेंशियल देखा कि आप Definitely. अपनी मुहिम में कोई थोड़ा सा स्थान देने को बैठे हैं, you're part तो of the whole इससे ज्यादा revolution. इससे जी, इससे ज्यादा सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है नहीं। इस उम्र में। रियली थैंकफुल। थैंक यू सो मच अजय जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ये थे अजय भाटिया साहब जिन्होंने अपनी एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर की, और हमें पूरी उम्मीद है कि कोई सताए हमें बताए मुहिम में ये एक फ्रंट सोल्जर के रूप में काम करेंगे, और हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे एशिया में ये मूवमेंट करेंगे, ये पूरी उम्मीद है। थैंक यू वेरी मच अजय जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द शो। हेलो, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू जी, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू जी, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस। वेलकम सर।